अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम शेंजन वीज़ा की इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करेंगे और इस वीडियो को हम सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तारुफ जो है वो करवाया जाएगा कि शेंजन वीज़ा एक्चुअली में क्या होता है, एजेंट्स इसके बारे में क्या राय रखते हैं या किस तरह लोगों को इसको बहुत ज़्यादा मतनाज़े बना के लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए जाते हैं और शेंजन वीज़ा की बेसिकली हकीकत क्या है। मेरे सामने जो वेबसाइट या पीडीएफ ओपन है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो साफ साफ लिखी गई हैं और ये अथॉरिटी की तरफ से इशू किया गया है, जो बेसिकली यूरोपियन अथॉरिटी है उसकी तरफ से ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा भी, आप लोगों को इसका मतलब भी बताऊंगा। जो हजरात इंग्लिश को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं उनके लिए उर्दू के अंदर इस वीडियो को हम बेसिकली आप तक लेके आए हैं। और देखने वाले या सुनने वाले जो भी लोग जो नए आ चुके हैं चैनल पे, अगर उन्होंने अभी तक तालीम टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की कंटेंट के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहते हैं। शेंजन वीज़ा इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स। व्हाट इज़ आ शेंजन वीज़ा? शेंजन वीज़ा क्या होता है? यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया कि द शेंजन वीज़ा द शॉर्ट स्टे अथराइजेशन इशू बाय one of the member states of the Schengen area. It allows you to stay in or transit through the territory of all the Schengen member states and to travel between them without any borders. Entry to and departure from the Schengen zone is possible through any member state. शेंजन वीज़ा जो है बेसिकली इसके स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि एक शॉर्ट स्टे ऑथराइजेशन होती है, एक शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है जो किसी भी शेंजन एरिया की जो मेंबर स्टेट्स का एरिया होता है और शेंजन कंट्री की तरफ से, ये गालबन कुछ कंट्रीज़ हैं जो नीचे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कितनी कंट्रीज़ हैं शेंजन हैं, जो उनकी तरफ से इशू किया जाने वाला शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। अब इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है कि शॉर्ट स्टे शेंजन वीज़ा बेसिकली शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। ये किसी भी इंसान को जो ये वीज़ा होल्ड करता है उसको ट्रांजिट करने में मदद करता है उन शेंजन कंट्रीज़ के दरमियान में, या आप यूँ इसको समझ सकते हैं कि उस कंट्री के बॉर्डर से भी आप अगर किसी गाड़ी पे भी हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंट्री और डिपार्चर जो है वो शेंजन जोन से ही पॉसिबल है किसी दूसरी कंट्री में, अगर आप शेंजन वीज़ा रखते हैं किसी भी मेंबर स्टेट का। और यहाँ पे नीचे आ जाती है वो चीज़ जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं कि ये कितने दिन का होता है। बेसिकली ये शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है, तो इसके बारे में ये कहना कि ये 15 दिन का है, 10 दिन का है या 20 दिन का है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एम्बेसी और मेंबर स्टेट जो भी ये वीज़ा इशू कर रहे होते हैं। इसके अलावा एग्जांपल जो गिवन दी गई है यहाँ पे वो ये है कि अगर आपको फुल टाइम एक वीज़ा चाहिए या यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए वीज़ा चाहिए या रेजिडेंस के लिए चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए या डिप्लोमेट्स ऑन पोस्टिंग के लिए चाहिए, तो वो जो है 90 डेज से अबव जो होता है उसके लिए डिफरेंट कैटेगरी है। अब इन तमाम चीज़ों के लिए आप शेंजन वीज़ा हासिल नहीं कर सकते, आपको इसके अलावा जो है वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यू नीड टू अप्लाई फॉर अ लॉन्ग स्टे वीज़ा दैट कैन ओनली बी इशू बाय योर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। यानी अगर आपने ये तमाम चीज़ें करनी हैं जो ऊपर लिखी गई हैं कि यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए या वहाँ पे मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको डेस्टिनेशन कंट्री से रब्ता करना पड़ेगा, वो इसको देंगे, आपको अलाउ करेंगे। बट ये शेंजन नहीं होगा, ये वो शेंजन नहीं होगा जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एक चीज़ जो बुनियादी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता जो यहाँ पे लिखी गई है वो ये है कि देयर इज़ नो लीगल एंटाइटलमेंट टू बी इशूड अ वीज़ा। इसके वाले से मैं आपको बताता हूँ कि इस सारे प्रोसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। यानी कि आप अगर आपको कोई वीज़ा इशू हो जाता है या वीज़ा नहीं इशू हो रहा, तो इसके लिए आप कंट्री को जो है बाद में उनके ऊपर ये क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम लॉन्च नहीं कर सकते कि आपको वीज़ा नहीं दे रहे या दे दिया है। मतलब इसके ऊपर कोई कानूनी एंटाइटलमेंट या आप कह रहे हैं कि लीगल एंटाइटलमेंट जो भी है वो नहीं होती है। एंड द पोजेशन ऑफ अ वीज़ा डज नॉट कन्फर यू एन ऑटोमेटिक राइट ऑफ एंट्री। और अगर आपको कोई वीज़ा मिल भी जाता है, ठीक है,
वीज़ा की पोजेशन इस चीज़ को जाहिर नहीं करती है कि आप एक राइट रखते हैं कंट्री में एंटर होने का अनटिल अनलेस आपको बॉर्डर अथॉरिटीज़ परमिशन ना दे दें। यहाँ पे भी नीचे वही लिखा हुआ है, द अल्टीमेट डिसीजन रिगार्डिंग एडमिशन टू द शेंजन कंट्री लाइज विद द बॉर्डर अथॉरिटीज़ अपॉन अराइवल। वही बात जो मैंने आपसे पहले कही है कि फाइनल जो अथॉरिटी है वो शेंजन टेरिटरी के अंदर जो है वो फॉल करती है, कि जब तक आपको उनकी जो हदूद के पहरेदार होते हैं या उनकी अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपको अराइवल पे कंफर्म ना करते हैं। ये चीज़ इस चीज़ की ज़मानत है कि शेंजन वीज़ा लगने के बाद भी बहुत से ऐसे मामला होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। विच कंट्रीज़ कैन आई ट्रैवल टू? अब तक का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि शेंजन वीज़ा के होल्डर्स जो होते हैं वो किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम हैं जो मैं बाकायदा तौर पे बोल के बताने वाला हूँ। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, डेनमार्क है, एस्टोनिया, ग्रीक, स्पेन, फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, आइसलैंड, इटली। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम जो है, आई थिंक मैं इसको सही तरह पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ये गालिबन लिखा हुआ है लिechtenstein, ठीक है। इसके बाद लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, लातविया, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, स्वीडन, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया। ये वो कंट्रीज़ हैं जो शेंजन कंट्रीज़ हैं और ये कुल मिला के ऑलमोस्ट 29 कंट्रीज़ बनती हैं या उससे कम बनती हैं शायद। हु कैन अप्लाई फॉर अ शेंजन वीज़ा इन सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब के अंदर वो कौन से लोग हैं जो शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं? अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नीचे जाके बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन से लोग जो हैं वो सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब से शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? सऊदी अरेबियन नेशनल्स, यानी कि जो यहाँ के मवातन या लोकल लोग हैं, थर्ड कंट्री नेशनल्स जो सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, एक इकामा जिनको मिला हुआ है या रेजिडेंट यहाँ के इख्तियार किए हुए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया। एट विच एम्बेसी और कॉन्सुलेट डू आई नीड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा? कौन सी ऐसी एम्बेसी है जहाँ से हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? ये ज़रूरी है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए करेक्ट एम्बेसी का इंतखाब किया जाए। ये इतना आसान या इतना सादा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी की किसी एम्बेसी में चले जाएं तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर दें। एम्बेसी का इंतखाब जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं, इनमें से जो पोलैंड और नीदरलैंड्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप इसको बड़ा सादा समझेंगे और जाके जो है इसका अप्लाई कर देंगे किसी और मेंबर स्टेट से, वहाँ से मिल जाता है, लेकिन रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताते चलूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जाने के लिए, यहाँ पे भी सादा लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट ओनली वन कंट्री यू नीड टू अप्लाई विद दैट मेंबर स्टेट एम्बेसी और कॉन्सुलेट। अब शेंजन वीज़ा के हवाले से अगर वो एक कंट्री का हो या ये बाकी जितनी मैंने आपको कंट्रीज़ बताई हैं उनका हो, तो शेंजन वीज़ा के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शेंजन वीज़ा जो है वो किसी एक का हो या बाकी सब का हो, वो एक ही वीज़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये मेंबर स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको किस कंट्रीज़ के अंदर एंट्री दे रहे हैं। इफ़ योर विजिट्स इंक्लूड मोर देन वन कंट्री यू नीड टू अप्लाई विद द मेंबर स्टेट that is the main destination of your visit, either the one where you are going to stay longest or the one where the main purpose of your visit lies। ये इसके नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री को विज़िट करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा मेंबर स्टेट में जो कि मेन डेस्टिनेशन होगी आपके विज़िट की। उसके अलावा भी आपको करना पड़ेगा कि जो आपकी मतलब बताना पड़ेगा आपको फॉर्म फिलिंग में कि जो जिस कंट्री में आपने सबसे ज़्यादा स्टे करना है एक वो जहाँ से आप वीज़ा ले रहे हैं, ठीक है, ये आपको सारा वहाँ पे बताना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल भी नीचे है कि इफ़ नो मेन डेस्टिनेशन कैन बी डिटर्मिन्ड बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग टू several कंट्रीज फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम और फॉर वेरियस पर्पसेस। तो अगर आपकी मेन डेस्टिनेशन मतलब डिटर्मिन्ड ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी मेन डेस्टिनेशन कौन सी है, क्योंकि आपने इटली भी जाना है और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जाना है, तो जर्मन भी जाना है, पोलैंड भी जाना है, तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा। तो जो एक इसकी जो होगी मेंबर स्टेट जो होगी उसके एक्सटर्नल बॉर्डर के ऊपर आपको सारे मामला तय करने पड़ेंगे। इसको हम बता भी देते हैं। द मेंबर स्टेट हुज एक्सटर्नल बॉर्डर यू इंटेंड टू क्रॉस फर्स्ट फॉर एंटरिंग द शेंजन जोन
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। यानी कि एंट्री के बाद इस चीज़ का वहाँ पे वो फाइनल बता देते हैं कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में, आपने वहाँ बताना होता है वर्बली, तो वहाँ पे आगे पता चल जाता है कि आपने कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाना है। वे डू आई नीड टू गो टू लॉज माई वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? एप्लीकेशंस कैन बी ईदर लॉज थ्रू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि कोई वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होते हैं, जिसमें कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली एट द एम्बेसी और कंसुलेट। दिस डिपेंड्स ऑन ईच कंट्री। अब ये जितनी मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, इन सबसे आप शेंजन वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि पोलैंड और नीदरलैंड ज़्यादा फेमस हैं। सो प्लीज़ चेक द वेबसाइट ऑफ द मेंबर स्टेट्स थ्रू द लिंक्स बिलो। इस पूरे लिंक्स जो हैं इसके मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ़ी फॉर अ शेंजन वीज़ा। यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द वीज़ा फॉर अडल्ट कॉस्ट 60 यूरोज़ और द इक्वलेंट इन सऊदी रियाल। 60 यूरो का ये वीज़ा कॉस्ट करता है, शेंजन वीज़ा जो है। द वीज़ा फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर इज़ फ्री। ठीक है, जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनका वीज़ा बिल्कुल फ्री है। जिन बच्चों की उम्र 6 साल या 6 साल से ऊपर है, जो कि 12 साल तक हद बताई गई है, उनका वीज़े की जो फ़ी है वो 35 यूरोज़ है। इसके अलावा जो एग्जाम्पशंस हैं वो हम वेबसाइट पे मेंबर स्टेट की चेक कर सकते हैं। इफ़ एप्लीकेशंस आर प्रोसेस थ्रू अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर एंड एडिशनल सर्विस फी अप्लाइज। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस जो है वो सारी बात है एजेंट आपसे अलहदा लेगा। हाउ लॉन्ग बिफोर माई इंटेंडेड स्टे डू आई नीड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। हाँ जी, अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आपको मतलब आपने किया है, आपको कितने दिन पहले जो है वो अप्लाई करना है वीज़ा के लिए। यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट वर्किंग 15 डेज़ बिफोर योर प्लान डिपार्चर। अगर आपने जाना है मिसाल के तौर पे 15 जून को 15 जून 2022 को, तो आपको आज ही अप्लाई करना है, जो कि ग़ालिबन 15 दिन बनते हैं इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के। हाउएवर इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू obtain योर वीज़ा इन टाइम, अगर आपको लगता है कि वीज़ा आप टाइम में ले लेंगे, यू शुड लॉन्च योर एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी जमा करवानी है अगर आप 15 या 16 को ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ पर्टिकुलरली एडवाइज इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज एंड अराउंड ईद उल फितर और ईद उल अजहा। एप्लीकेशंस कैन बी लॉन्च एज अर्ली एज 3 months बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंटेंडेड स्टे। यहाँ पे जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप कुछ समर वेकेशंस या हॉलीडेज़ या ईद उल फितर ईद उल अजहा करना चाह रहे हैं, तो एप्लीकेशंस कैन बी लॉन्च एज अर्ली एज 3 months बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंटेंडेड स्टे। यानी कि ग़ालिबन ईद और ईद या किसी और पब्लिक हॉलीडे को आप वहाँ पे जाके एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आपको 3 महीने पहले ही प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। मीन्स कि अभी ईद उल अजहा आ रही है, तो आपको ये एप्लीकेशन रमज़ान करीम के अंदर ही जो है वो कर देनी चाहिए थी। Do I need an appointment for lodging my visa application? Applicants may be required to fix an appointment for the lodging of an application. This depends on each member state, so please check the websites below. यहाँ पे वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि एप्लीकेंट्स को में भी मतलब रिक्वायर्ड है कि वो एक अपॉइंटमेंट करें। कई लोगों के अपॉइंटमेंट के बगैर भी वीज़ा प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है मेंबर स्टेट्स के ऊपर। जैसा कि अगर आप पोलैंड के थ्रू कर रहे हैं, नीदरलैंड्स के थ्रू कर रहे हैं, इटली के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको वेबसाइट के ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डू आई नीड टू कम इन पर्सन फॉर द एप्लीकेशन, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फॉर ऑल फर्स्ट टाइम वीज़ा एप्लीकेशंस, जितने भी वीज़ा एप्लीकेशंस होल्डर्स हैं वो फर्स्ट टाइम तो जो है उनको जाना ही पड़ेगा, इन पर्सन जाके मिलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। जिस तरह सऊदी अरब के अंदर एंट्री के दौरान आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी जब कोई बंदा वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाता है तो उसके भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो उसको फर्स्ट टाइम तो इन पर्सन जाना ही पड़ता है। दे विल बी रजिस्टर्ड फॉर 5 years, जो कि 5 साल तक रहते हैं। इन इंडिविजुअल केसेस यू मे बी एडिशनली कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। हाँ, इसमें मैं मज़ीद इजाफा करते आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर जो आपके फिंगरप्रिंट्स का यहाँ पे जिक्र है, उसके बाद हो सकता है कि इंडिविजुअली जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें वो, अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं। ठीक है, हो सकता है ना बुलाएं। विच डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू सबमिट फॉर माई एप्लीकेशन।
यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ चेक द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अपॉन एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द एम्बेसी और कॉन्सुलेट. इन इंडिविजुअल केसेस यू मे बी रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन योर एप्लीकेशन. बुनियादी तौर पे यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपका रेजिडेंट परमिट होता है, एक एनओसी होता है कफ़ील की तरफ से या स्पॉन्सर की तरफ से, या अगर आपकी कंपनी है आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है. इसके अलावा बहुत सी मज़कूरा जो है वो चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, अगर आप थर्ड पार्टी नेशनल हैं तो. और अगर आप नेशनल हैं तो उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. विच डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू कैरी ड्यूरिंग माई ट्रिप? Possession of a Schengen visa does not mean that the holder is guaranteed the right to enter the Schengen area. मैंने आपको पहले भी इनके पहले पॉइंट्स में जो इसके स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट्स थे उसमें जिक्र करते हुए बताया कि शेंजन एरिया के अंदर एंट्री का कोई भी गारंटीड राइट नहीं होता, ये लोग देते ही नहीं हैं. द अल्टीमेट डिसीजन अबाउट एडमिशन लाइज विद द बॉर्डर अथॉरिटीज़. जब आप उनकी हदूद के जो महकम होते हैं उनके पास पहुँचते तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपको एंट्री देनी भी है कि आपको वहाँ से रिटर्न कर देना. एट द बॉर्डर यू मे बी रिक्वेस्टेड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स जस्टिफाइंग द मेन डेस्टिनेशन. हो सकता है कि वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लें कि आपका यहाँ पे कोई बंदा है, कोई दोस्त है, या किस घर से आए हैं. वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. और अगर आप बिल्कुल लीगल हैं, वहाँ पे जाके आपने इलीगल कोई काम नहीं करना है या लीगल स्टे नहीं करना है, तो आप जारी बात है जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे. पर्पज़ एंड कंडीशंस ऑफ द इंटेंडेड स्टे, योर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एंड दैट यू हैव सफिशिएंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ बुनियादी तौर पे बताने की कोशिश की गई है कि आपको अपॉन अराइवल अगर आप पहुँचते हैं तो यहाँ से तो आपको वो टिकट दे के भेज देंगे. ठीक है, अगर आप टिकट लेके शेंजन चले जाते हैं किसी कंट्री में तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको वो एंट्री ही ना दें अगर आपके पास इनफ डॉक्यूमेंट्स ना होंगे, आपके पास इंश्योरेंस ना होगी, या आपके पास इससे मिलते जुलते जो उनके कंपलसरी या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल रेड मार्क्ड हैं, तो अगर आपके पास नहीं होंगे तो हो सकता है वो आपको एंट्री भी ना दें. ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके बेसिकली मैं आपके लिंक्स के बारे में जिनसे बात कर रहा था स्टार्टिंग में. लिंक्स टू द वेबसाइट्स ऑफ द शेंजन मेंबर स्टेट्स इन सऊदी अरेबिया. ये वो वेबसाइट्स हैं जो सऊदी अरब के मुकीम लोगों या सऊदी अरब के लोकल लोगों के लिए बनाई गई हैं जो सऊदी अरब से अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस. ये नीचे जो है कॉन्सुलेट जद्दा की भी वेबसाइट है, जर्मनी कॉन्सुलेट जनरल जद्दा, ग्रीक कॉन्सुलेट जनरल जद्दा, ये उसकी आगे वेबसाइट है, हंगरी, आइसलैंड, इटली. इसके अलावा लात्विया और लिechtenstein, लिथुआना, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, यहाँ पे वो सारी वेबसाइट, स्पेन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये मेंशन है. इसके अलावा स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड की वेबसाइट भी है. अब डिपेंड आप पे करता है कि आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करके जो है इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, फिल इन फॉर्म में क्या चीज़ें फिल करनी है, ये आप लोग यहाँ पे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं. मैं ये वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे विज़िट करके जो है अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा मैं जितनी इनकी कंट्रीज़ हैं उनकी टोटल जो है वेबसाइट्स को ओपन करके वहाँ से भी चेक करूँगा और उसके ऊपर भी एक बाकायदा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग किंगडम में रहते हुए इस चीज़ से ना वाकिफ़ हैं कि वो किस तरह शेंजन वीज़ा ले सकते हैं. और अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मौजूद एजेंट्स जो ट्रैवल एजेंट्स बने हुए हैं या कंसल्टेंसी फर्म खोली हैं तो वो 18 लाख 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, जिसमें वो अपने बिहाफ के ऊपर आपको वीज़ा देते हैं. जो भी मैंने अभी तक कोई ऐसा केस खुद नहीं देखा, लोगों की बातें सुनी हैं कि वो 9 लाख पहले या डन बेस पे ऐसा चक्कर इनकी नज़र में होता है. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में हैं तो यहाँ पे आप इस 60 यूरो को इस्तेमाल में लाते हुए क्यों नहीं विज़िट कर सकते हैं. तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसके अलावा इस तरह की मोर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, मोटिवेट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये कंटेंट बनाया जाता है. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें. एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद. गुड बाय.